नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद शर्मा आखिर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए। बात तो बड़ी बड़ी हो रही थी, बात डिप्टी सीएम बनने की हो रही थी, बात आवास और नियुक्ति विभाग संभालने की हो रही थी, मगर साहब ठहर गए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बनकर। तो अरविंद शर्मा के बहाने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति बहुत तेज हो गई है। ये माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा एक खास मकसद के तहत भेजे गए थे, मगर योगी आदित्यनाथ अड़ गए और वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तमाम जितने मुंह उतनी बातें, मतलब अरविंद शर्मा का रथ अभी रुका नहीं है, अरविंद शर्मा कुछ और करेंगे, अभी भी ये सब चर्चाएं थमी नहीं है। और क्या अरविंद शर्मा उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो कोई बड़ा परिवर्तन होगा? आज जब इस विषय पे हमने डिबेट करी तो मिस्टर अभिषेक कुमार ने आज बहुत अच्छे तर्क रखे। अभिषेक कुमार बहुत रिसर्च स्कॉलर पत्रकार हैं, तमाम वो अध्ययन करते हैं और भारतीय राजनीति का उन्हें बहुत ज्ञान है। आप उनसे बिहार की, पश्चिम बंगाल की, उड़ीसा की, किसी भी राज्य की कोई खबर पूछेंगे तो तार्किक ज्ञान होता है। वो बंदा स्टडी करते हैं और फिर अपने लॉजिक सामने रखते हैं। और राजनीति शास्त्र के जो छात्र होते हैं या जिनकी राजनीति में रुचि होती है, जो बहुत पढ़ते लिखते हैं, ऐसे पत्रकारों के पास अपना तर्क कहने का, एक विश्लेषण करने का तरीका होता है और बहुत तार्किक तरीके से वो बात अपनी समझाते भी हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो आज के डिबेट में अभिषेक कुमार ने काफ़ी सारे तर्क रखे और ये कहा कि ये कोई तय नहीं है कि 6 महीने पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदला ना जा सके। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप ये सोचें सारे घमासान ख़त्म हो गए हैं, तो वो घमासान अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। पता नहीं कौन सा दांव कब कौन क्या चले और कहाँ बैठे। तो मैं चाहता हूं कि आप अभिषेक कुमार को सुने। आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक सामयिक विषय है और साथ ही साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा है जो राजनीति में बड़े बड़े घटते रहते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो सुनिए अभिषेक कुमार को, और बहुत तार्किक वे में उन्होंने अपनी बात कही है। मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। सुनिए अभिषेक कुमार को। अभिषेक जी, आपके पास आऊंगा मैं। आपका बड़ा गहरा अध्ययन रहता है इन सब मुद्दों पे, आप बड़ी सोच रखते हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। और मैं जानना चाहूंगा कि जो उनके साथ हो गया अरविंद शर्मा जी के साथ, अरविंद शर्मा ने, आपको क्या लगता है, सपने में भी सोचा होगा कि केवल वाइस प्रेसिडेंट बन के रह जाएंगे? 16 वाइस प्रेसिडेंट पहले से मौजूद है पार्टी में। देखिए, अरविंद शर्मा जी को समझने के लिए सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह जी की हैसियत को समझना होगा। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम कर रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह ने अगर ये अपॉइंटमेंट किया है बिना दिल्ली के इशारे के किया है, कैसे हुआ है ये तो हम आप कोई नहीं जानता, लेकिन अगर बिना दिल्ली के इशारे के किया है तो निश्चित तौर पर अरविंद शर्मा के बहाने नरेंद्र मोदी और दिल्ली का जो पूरा बीजेपी का कॉकस है उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए ही किया गया है। दूसरी चीज है, जहां तक अरविंद शर्मा की बात है, उनके पॉलिटिकल एम्बिशन की या जिस मकसद से भेजा गया था, तो ब्यूरोक्रेट को सीधे ला करके, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में भी सीधे ला करके किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, गृह मंत्री बना दिया जाए, या ना आम कार्यकर्ता इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और ना ही कोई मुख्यमंत्री अपने अधिकारों में कटौती के लिए तैयार होगा। आप यशवंत सिन्हा को देखिए, किसी भी राजनीति में जाने वाले ब्यूरोक्रेट के वो सबसे बड़े बड़े रोल मॉडल है। वो कब आए थे? वो आए थे अपने सर्विस पीरियड में, जब रिटायरमेंट उनका 12 साल बाकी था रिटायरमेंट में, तब आए थे। और उन्होंने सत्ता की राजनीति नहीं की थी, वो तो चंद्रशेखर जी के साथ जनता पार्टी में गए थे, उन्होंने विपक्ष की राजनीति की थी। तो ये कोई ब्यूरोक्रेट, छत्तीसगढ़ में आप देखिए ओपी चौधरी आए, क्या हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में तो सीधे प्रधानमंत्री के एक तरह से नॉमिनी बना करके भेजे गए, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह की जोड़ी कहीं ना कहीं ये तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी है, जो शोएब अख्तर और वकार यूनुस वसीम अकरम को चैलेंज कर रही है, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो। अगर दिल्ली की लीडरशिप वो कुख्यात एशियाई या विख्यात जो भी कहे, एशियाई पेस बैटरी है, तो ये तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी है, जो सीधे सीधे उनकी बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रही है कि आपकी हैसियत यहीं तक है, और ये दिखा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कई सारे चैनलों पे ये चल रहा है कि 6 महीने पहले सीएम नहीं बदला जा सकता। आपने देखा होगा, सबको याद है कि महज 4.5-5 महीने पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य लाए गए थे। 1996 में ज्योति बसु को सीपीएम को अकेले बहुमत नहीं मिला था, और जब महाजोट की बातें हो रही थी, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनकर एक बड़ा अपना कद बना चुकी थी, उसके बावजूद बुद्धदेव भट्टाचार्य 2001 में बड़ी जीत दिलाई।
बॉम्बे में वो मुंबई में जो घटना हुई थी 26/11 वाली, उसके बाद राम गोपाल वर्मा के साथ मुख्यमंत्री चले गए ताज और ट्राइडेंट होटल में। फिर उनके बाद विलासराव देशमुख थे, उनको हटाया गया मुख्यमंत्री को। फिर उसके बाद सुशील कुमार शिंदे को लाया गया। फिर 2009 में उन्हें जीत मिली विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में भी मिली और उसके 6 महीने बाद विधानसभा में भी मिली। तो ये आप नहीं कह सकते कि 4 महीने पहले सीएम बदल करके नहीं जीता जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि अरविंद शर्मा के बहाने जो राजनीति केंद्र बनाम यूपी हो रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और भारी पड़ने का एक कारण भी है। अब यहाँ तो चूंकि दीपक जी हैं, अरविंद जी हैं, आप और शरद जी सब वरिष्ठ लोग हैं मुझसे। एक चीज पे आप गौर किए होंगे कि जब भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा आदमी ताकतवर होता है, और चाहे वो उसी की पार्टी का क्यों ना हो, जिस पार्टी का व्यक्ति केंद्र में बैठा है, उसके सामने इस तरह की समस्याएं आती है, उसे दो चार होना पड़ता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जब ताकतवर होने लगे 70 के दशक में, मौलाना हेमवती नंदन बहुगुणा कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी के उनके कैंप में किस तरह की सोच थी उनको लेकर के, जग जाहिर है उन्हें हटाया भी गया। मुलायम सिंह और वीपी सिंह के बीच अभी जैसा कि अरविंद जी ने जिक्र किया क्या था, ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरी चीज इसके बाद आती है कि नरेंद्र मोदी किस परिस्थिति में पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। जब वो पीएम कैंडिडेट बनाए गए तब कोई भी भाजपा शासित राज्य ऐसा नहीं था जहां कम से कम 30 या उससे ज्यादा लोकसभा सीटें हों। यानी कि मुंबई में, लखनऊ में और पटना में कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बैठा था। तो उस वक्त उनके लिए आसान था। आप कल्पना कीजिए कि गोपीनाथ मुंडे, राजनाथ सिंह या सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री पद पर होते, तो क्या 2013 में इतना आसान था कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाता? और ये लोग इनमें से कोई भी होता तो क्या वो आसानी से स्वीकार करता और बनने देता? ये कतई संभव नहीं था। तो आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज आप 200, आज भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, उन राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है जहां गुजरात से ज्यादा सांसद जहां से चुन के आते हैं, मध्य प्रदेश से ज्यादा सांसद जहां से चुन के आते हैं, राजस्थान से ज्यादा सांसद चुन के आते हैं। तो वैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पे चलेगा तो खुद नरेंद्र मोदी सीधे भी टकराएंगे तो चुनौती देने की स्थिति में होगा। लेकिन अब वो अपने प्यादे के थ्रू टकराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्यादे अरविंद शर्मा जैसे प्यादे के माध्यम से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो स्वाभाविक है कि उसे किनारे लगा करके एक संदेश देने की कोशिश तो निश्चित तौर पे होगी। लखनऊ की सत्ता में बैठे हुए आदमी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि हम नई दिल्ली से ज्यादा हैसियत रखते हैं, नई दिल्ली की पारी पूरी हो चुकी है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं 14 से 21 आ गया है, इनकी मैक्सिमम लिमिट 2024 तक है। और अब संघ के लोग ये सोचे कि हमें 24 के बाद की राजनीति सोचनी है, 24 के पहले की सोचनी है। और 24 के बाद की जो राजनीति दिख रही है उसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये दोनों कंटेंडर की हैसियत, कंटेंडर की स्थिति में है, दोनों आमने सामने टकराने की स्थिति में है। तो स्वाभाविक है कि किनारे लगाने की कोशिश होगी। आज तो अशोक जी नहीं है, अन्यथा वो बताते कि देवेंद्र फडणवीस को कैसे किनारे लगाया गया। तो फिर अरविंद शर्मा के बहाने जो चीजें हो रही है, ये सिर्फ अरविंद शर्मा तक सीमित नहीं है। अरविंद शर्मा के बहाने बहुत बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। कल आपने जिक्र भी किया था कि राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और राजनाथ सिंह आज की तारीख में किसी के पक्ष में बयान दे और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उसके बारे में क्या समझेगा, क्या सोचेगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दिल्ली की पत्रकारिता में, जैसा कि दीपक जी भली भांति वाकिफ होंगे, कि एक मुहावरे की तरह चलता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का कद ज्यों-ज्यों गिरता चला गया, राजनाथ सिंह की सियासी हैसियत उतनी ही बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये भी देख रहे हैं कि हम अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा 24 में मोदी और शाह को मिलेगा। लेकिन अगर 2022 यूपी निपटता है तो 24 निपटने से कोई रोक नहीं सकता है। और 24 निपटता है तो जिस प्रकार राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया, उस प्रकार योगी आदित्यनाथ भी उस प्रकार की हैसियत में आ सकते हैं। भाजपा को 60 सीट से 10 सीट आने में राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका थी। भविष्य क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा अरविंद शर्मा का और भाजपा का उत्तर प्रदेश में? देखिए, अरविंद शर्मा के बारे में मैंने पिछली बार जब हम लोग मिले थे तभी मैंने यही बात कही थी कि अरविंद शर्मा जी के लिए कोई स्कोप अगर लखनऊ में बनता नहीं दिखेगा, जो फिलहाल दिख भी नहीं रहा है, तो प्रधानमंत्री उनको कहीं ना कहीं ले जाकर एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो यहाँ असल सवाल है वो सवाल है कि ये योगी बनाम मोदी शाह की लड़ाई कहाँ जाएगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि
2009 के लोकसभा चुनाव के पहले अडवाणी जी अमरनाथ श्राइन बोर्ड का विवाद को बहुत गरमाने की कोशिश कर रहे थे। अगर कामयाब होता, वो प्रधानमंत्री होते 2009 में, तो क्या 14 में मोदी की राहें इतनी आसान होती? निश्चित तौर पे नहीं होती। तो योगी जी को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। पिछले प्रोग्राम में भी शायद दीपक सर ने ये बात कही थी कि अडवाणी जी और योगी जी के भी संबंध है अच्छे, वो दिख रहे हैं। कोई उस पर सारी बातें राजनीति में कहीं नहीं जाती, और लड़ाई हमेशा मोहरों को लेकर के ही होती है। तो अरविंद शर्मा एक मोहरा है। धीरूभाई अंबानी, वीपी सिंह बनाम राजीव गांधी की लड़ाई में एक मोहरा थे। उनको रात भर इनकम टैक्स दफ्तर में बिठा करके एक तरह से राजीव गांधी को चैलेंज किया गया। बाद में उसको भले ही बॉम्बे डाइंग बनाम रिलायंस का के वार का नाम दे दिया जाए। तो हमेशा जब भी लखनऊ और दिल्ली टकराता है तो कुछ ना कुछ राजनीतिक रूप से होता है, और इसको रोका नहीं जा सकता। इसमें सबसे अच्छा वो लोग हैं जो रिंग साइड में होते हुए, सबसे अच्छा उन्हीं लोगों को जिनको रिंग साइड व्यू मिल रहा है। राजनाथ जी है, केशव मौर्य है, अंदर से देख रहे हैं सारी चीजों को। और देखिए लड़ाई कहां तक जाती है। लेकिन मुझे यही लगता है कि देर सबेर चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने की पूरी कोशिश अमित शाह एंड कंपनी तो जरूर करेगी। संघ इस पे सहमति देता है या नहीं देता है, नरेंद्र मोदी कहां तक अमित शाह की जिद के आगे झुकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरी ओवर। हाँ जी, जहां तक अभी अरविंद जी ने जिक्र किया अरविंद शर्मा का, कि उनको अगर राज्यसभा बनाना होता, तो मैं ही कहना चाहूंगा कि मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य रहते हुए नारायण दत्त तिवारी योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर थे। हाँ, आज भी नीति आयोग है,